दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएस स्टोरीज की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही यूनिक और स्पेशल होने वाली है। आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। देखो पवन, मुझे यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं चाहिए। हम दोनों की जिंदगी अच्छी तो गुजर रही थी ना, फिर यहाँ किसी को भी बुलाने की क्या जरूरत थी। और फिर जब हम इतने सालों पहले उन सब लोगों को छोड़ चुके हैं तो अब हमें उनसे क्या मतलब। जब निधि ने अपने पति पवन से कहा तो पवन बोला कि निधि, जब हम दोनों ने उन सब लोगों को छोड़ा था तो अपनी मर्जी से छोड़ा था, उन लोगों ने हमें नहीं छोड़ा था। और फिर उस वक्त की बात अलग थी। अब जब उन लोगों ने हमें माफ कर ही दिया है तो हम अपने परिवार वालों से क्यों डर रहे हैं? क्या तुम्हें कभी उनकी कमी महसूस नहीं होती? तब निधि बोली, हाँ, कमी तो महसूस होती थी, पर अब नहीं। जब से तुम्हारे माँ बाप के यहाँ आने के बारे में सुना था तो मैं भी खुश थी, लेकिन अब मैंने कुछ सोचा तो मुझे उनका यहाँ आना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। पहली बात तो वह कभी गांव से बाहर रही नहीं हैं, उन्हें अपने गांव की ही आदत है। और जो इंसान कभी गांव से बाहर रहा ही नहीं, वह अचानक से यहाँ शहर में आकर कैसे बस जाएगा? और फिर यहाँ आने के बाद उनकी कई सारी प्रॉब्लम उनको हो सकती हैं। बस इसीलिए कह रही हूँ कि 2-4 दिन रहना तो अलग की बात है, लेकिन वह लोग ज्यादा दिन ना रुकने लगे। बस इसीलिए कह रही हूँ। मम्मी पापा से फोन पर बात करते वक्त कह देना कि हाँ, 1-2 दिन के लिए आ सकते हैं। दरअसल निधि और पवन 5 साल पहले अपना गांव छोड़कर बिना किसी को बताए यहाँ शहर में आ गए थे, और तब से वे दोनों यहीं रह रहे थे अपने बच्चों के साथ। दरअसल पवन ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर निधि से शादी की थी। निधि और पवन दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, और साथ ही दोनों के घर भी आसपास ही थे। और गांव जैसी जगह में पहली बात तो लोग लव मैरिज को ही स्वीकार नहीं करना चाहते, और ऐसे में यदि लड़का और लड़की दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं तो यह बात गांव वाले बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर भी इसी तरह जब इन लोगों के घर वाले भी नहीं माने तो उन्होंने भी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला लिया, और वे दोनों घर छोड़कर भाग गए और दोनों शहर में जा बसे। शादी के शुरू में तो सब ठीक रहा, क्योंकि यह दोनों अपने घर से काफी रुपया पैसा लेकर गए थे, और फिर पवन ने शहर में ही अपने लिए नौकरी भी देख ली थी। तब से निधि और पवन ने यहाँ शहर में अपनी जिंदगी ठीक ठाक कर ली थी, और उधर गांव में उन दोनों के माता पिता बेचारे बस यह सोचते रहते कि उनके बच्चों को एक न एक दिन उनकी याद जरूर आएगी और वह वापस अपने गांव दौड़े चले आएंगे। लेकिन यहाँ तो जब से उनके बच्चे घर से गायब हुए तब से लेकर आज तक वे दोनों परिवार शुरू में कुछ दिन तो एक दूसरे पर ही आरोप लगाते रहे और झगड़ते रहे, लेकिन उसके बाद तो दोनों ने ही अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की कि वे मिल जाएं। वे दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थे। आखिरकार इतनी परेशानी के बाद भी जब आपके बच्चे आपको छोड़कर चले जाएं तो इंसान किसके सहारे रहे? प्रत्येक व्यक्ति अपनी औलाद के साथ अपने भविष्य के बारे में बहुत सपने सोचता है, बचपन से लेकर उन्हें इतना बड़ा करता है, और सोचता है कि जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो वे उनकी शादी करेंगे, उनके बच्चों के साथ अपने घर में हंसी खुशी खेलेंगे और अपना जीवन सुखी सुखी बिताएंगे, अपने जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जब उन्होंने सपने तो देखे थे, लेकिन वह सपने सच ना हो सके, क्योंकि उनके बच्चों ने ही उनके सपनों का गला घोंट दिया। उन्होंने एक बार भी अपने माँ बाप से दोबारा बात करना भी जरूरी नहीं समझा, और बस
गांव छोड़कर चले गए और उनके माता पिता पिछले 5 वर्षों से जाने कहां कहां भटक कर उन्हें ढूंढ रहे थे। अब तो भी वे अपने बच्चों के मिलने की उम्मीद भी खो चुके थे। लेकिन एक दिन अचानक कहीं से उन्हें अपने बेटे के बारे में खबर मिली। पवन के पिता राजकुमार जी को जैसे ही अपने बेटे के बारे में खबर मिली, वैसे ही वह अपनी पत्नी को लेकर अपने बेटे से मिलने के लिए निकल पड़े। बीते 5 सालों में गांव के लोग और अन्य सभी लोगों का जोश भी ठंडा पड़ चुका था जो उन लोगों को ढूंढना चाहते थे। तब किसी का भी इस बात पर गौर नहीं था, लेकिन राजकुमार जी और उनकी पत्नी सारिका जी को आज तक भी वे अपने बेटे को नहीं भूल पाए थे और इसीलिए वे दोनों आज भी अपने बेटे के बारे में जहां तहां से पता करवा रहे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला तो वह अपने बेटे से मिलने के लिए चल पड़े। लेकिन वह जहां पहुंचे वहां उनका बेटा नहीं रहता था। उनका बेटा उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जा बसा था। तब राजकुमार जी ने बहुत मन्नतें की और हाथ जोड़कर उस आदमी से कहा कि भाई साहब, यदि आपके पास मेरे बेटे का कोई नंबर हो तो मेहरबानी करके मुझे दे दीजिए। मैं अपने बेटे के पास उससे मिलने जाना चाहता हूँ। पिछले 5 साल से मैंने उसे देखा तक नहीं है। यह कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। उन्हें इमोशनल होता हुआ देख उस आदमी ने उनकी मदद की और कहा कि ठीक है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। पहले वह यहाँ रहा करते थे, कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। आप उनसे बात कर लीजिएगा। नंबर लेकर राजकुमार जी और उनकी पत्नी दोनों वापस आ गए। अपने बेटे से बात की। उसने इतने वर्षों बाद अपने माता पिता से बात की। इस पर पवन भी भावुक हो गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह रोता रोता अपने माता पिता से बात कर रहा था और इधर उसके माता पिता भी भावुक हुए जा रहे थे। उन लोगों को चुप करते हुए पवन ने कहा कि पिताजी, अगर आप कहें तो मैं ही अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव आ जाता हूँ। आप क्यों परेशान होते हैं? तब राजकुमार जी ने कहा कि बेटा, अभी तो यहाँ मत आ, क्योंकि गांव का माहौल तो तू जानता ही है। लोगों को बस बहाना चाहिए, कोई न कोई तमाशा बनाने का। मैं नहीं चाहता कि तू अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आए और लोग तेरे साथ मारपीट करें, कुछ और करें। इसीलिए तू वहीं रहे। तेरी माँ और मैं ही आ जाते हैं, 2-4 दिन वहीं रुक जाएंगे, ठीक है? और राजकुमार जी और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने के लिए उसका घर का पता लेकर उसके घर की ओर अब चल दिए। अब अपने बेटे से वे मिलने ही वाले थे। आज पवन ने अपने ऑफिस की छुट्टी कर ली थी ताकि वह अपने माता पिता को लेने बस स्टैंड तक जा सके और उसने अपनी पत्नी को भी इस बारे में बता दिया था। जब सारिका जी और राजकुमार जी बस स्टैंड पर उतरे तो देखा कि उनका बेटा उन्हें लेने के लिए पहले ही बस स्टॉप पर आ चुका था। दोनों के उतरते ही पवन ने उनके पास आकर प्रणाम किया और इतने साल बाद अपने माता पिता से मिलने पर वह बहुत खुश हुआ और उस खुशी के कारण ही वह भावुक भी हो गया। अपने माता पिता के पास आते ही वह उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा और वे दोनों भी अपने बेटे से इतने वर्षों बाद मिलकर बहुत खुश हुए। वे अपने बेटे को शांत करते हुए उससे कहने लगे कि बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब उसे बदला नहीं जा सकता, इसीलिए रो मत, चुप हो जा। बस आगे जो भी ईश्वर करे सब भला करे। यहीं बस स्टॉप पर खड़ा रखेगा क्या? हंसते हुए राजकुमार जी ने कहा। तो अपने आंसू पोंछता हुआ पवन बोला, अरे नहीं नहीं पापा, कैसी बात कर रहे हैं? चलिए आप, मैं आपको घर लेकर चलता हूँ। अपने मम्मी पापा का बैग उठाकर पवन आगे आगे चल दिया और उसने रास्ते में ऑटो लिया और अपने माता पिता को लेकर अपने घर पहुंचा। जब
पवन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर निधि घूम रही थी। जब पवन ने निधि को ऐसे देखा तो उसने निधि से कहा, निधि, मैंने तुमसे कहा था ना कि गांव से पापा मम्मी आ रहे हैं, इसीलिए। तब निधि उसे कहने लगी, तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने तुमसे मना तो नहीं किया ना। उसने बस फॉर्मेलिटी निभाते हुए उनसे नमस्ते की और किचन में चली गई। पवन उन दोनों को लेकर वहीं सोफे पर बैठ गया और साथ ही वही किचन में भी आया और उनके लिए पानी लेकर गया। सारिका जी ने यह देखा कि उनकी बहू का मुंह बना हुआ है तो वह हंसते हुए अपने बेटे से कहने लगी, लगता है अभी तो तुम्हारा इतना बड़ा परिवार भी नहीं है। ऐसे में ही इन छोटी मोटी बातों पर तुम झगड़ा करने लगे। हर परिवार में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। इन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना भला कहाँ की समझदारी है? तुम दोनों बिल्कुल बच्चे हो, बच्चे। बताओ, शादी के इतने साल बाद भी जरा सी बातों पर बच्चों की तरह लड़ते हो। अब तो तुम्हें इतना सोचना चाहिए कि थोड़ी अपनी समझदारी से काम लो। वह तो अपने बेटे को ही समझा रही थी। उन्हें पानी देने के बाद पवन अपने कमरे में गया और जाकर निधि से कहा, निधि, मैंने तुमसे कहा था ना कि मम्मी पापा आ रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ी तमीज के कपड़े नहीं पहने जा रहे थे? घर में वैसे भी तुम्हारा जो मन करे तुम पहन लेती हो। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, पर कम से कम इतनी तो लिहाज रख ही लेती ना कि गांव से मेरे मम्मी पापा आए हैं, कि गांव के लोग कहाँ ये कपड़े पसंद करते हैं और ना ही वह पसंद करते हैं। 1-2 दिन की बात है, थोड़े तमीज के कपड़े पहन लो। इस पर भी निधि और चिढ़ गई और इस बात पर निधि और पवन की बहस हो गई। लेकिन पवन उसे यह कहकर आ गया कि अगर नीचे आओ तो तमीज में आना, वरना नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। पवन ने देखा तो अभी तक उसकी पत्नी ने खाने को कुछ नहीं बनाया था और वह अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता सुबह सुबह गांव से निकले होंगे और भूखे प्यासे होंगे। इसीलिए उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने माँ बाप के लिए खाना मंगा लिया और उन्हें खिलाया। थोड़ी देर बाद निधि भी कमरे से बाहर आ गई और उन लोगों के साथ उसने नॉर्मल व्यवहार किया। अपनी सास ससुर से नॉर्मल बातचीत करने के बाद वह आराम करने अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने लगी। उसके सास ससुर उसी दिन शाम को चले गए और उसके बाद अब उन्हें 6 महीने हो चुके थे और इसीलिए कल उन्होंने अपने बेटे को फोन पर बताया था कि वह 2 दिन रुकने के लिए उसके पास आना चाहते हैं। तो पवन और निधि में इसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। अब इन दोनों में बहस हो रही थी। निधि अपने घर में अपने अलावा किसी को भी आने देना नहीं चाहती थी। वह तो चाहती थी कि परिवार में वह और उसके बच्चे ही रहें और उसके सास ससुर को वह केवल गांव तक ही सीमित रखना चाहती थी। किसी के भी आने पर उसे ऐसा लगता था कि जैसे ही उस पर बंदिशें लगा दी गई हों और इसीलिए वह अपने सास ससुर को शहर में अपने पास नहीं बुलाना चाहती थी। अब इसी बात को लेकर उन दोनों में बहुत बहस हुई और आखिरकार निधि को समझा दिया कि 1-2 दिन बाद उसके माता पिता खुद ही आ जाएंगे। अब 1-2 दिन के लिए तो एडजस्ट कर ही सकती है वह। अब वह अपने मन मार कर ही उसने हाँ कह दी और अगली सुबह उसके सास ससुर उसके घर पर आ गए। निधि ने पिछली बार भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, केवल किया था तो इसीलिए किया था कि कहीं वह रुक न जाए और इस बार भी 1-2 दिन के लिए ही रुकने को आए थे और इसीलिए निधि ने हामी भर ली। अब निधि ने उनके सामने फिर से पिछली बार की तरह बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार किया और जब 2 दिन बीत गए तो शाम के समय वे निकलने के लिए कहने लगे। निधि की सास जैसे ही सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी, उन्हें उनके पास
तेल गिरा हुआ महसूस हुआ और वे सीढ़ियों से गिर पड़ी। अब पैर में इतनी चोट लग गई तो इसीलिए वे लोग गांव वापस नहीं गए और उन्हें अब शहर में ही अपने बहू और बेटे के पास रहना पड़ रहा था। हालांकि गांव में उनका कोई छोटा बेटा भी था, इसीलिए वह अपने छोटे बेटे से बात करके अपने बड़े बेटे के पास शहर में ही रुक गए और अब पवन को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि उनके पैर में फ्रैक्चर है और अभी डॉक्टर ने कच्चा प्लास्टर कर दिया है। 1 हफ्ते बाद आकर के फिर से दिखाना होगा और यदि तब भी हड्डी नहीं जुड़ी तो उन्हें पक्का प्लास्टर कराना पड़ेगा। और अब तब तक के लिए उन्होंने सारिका जी को बेड रेस्ट बता दिया, क्योंकि चलने फिरने से उनके पैर पर असर पड़ता और हड्डी जुड़ नहीं पाती। इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें यह हिदायत दी थी कि वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रहें और चले फिरे नहीं। बिल्कुल भी अभी उन्हें चलना फिरना नहीं है। सारिका जी का बेटा पवन उन्हें दवा दिलवा कर घर पहुंचा और उसने निधि से बात की और उसे सब कुछ समझाया कि निधि मजबूरी में माँ पापा को यहाँ रुकना पड़ रहा है। बस एक बार माँ ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद यह लोग खुद ही गांव वापस चले जाएंगे। इसीलिए ज्यादा नाक मुंह मत चढ़ाना। बस बाकी के थोड़े से दिन की बात है और थोड़ी सी देखभाल कर लेना उनकी। ठीक नहीं हो जाती तो फिर कहना। तब उसने मन मारकर पवन से कह दिया कि ठीक है, जब तक ठीक नहीं हो जाती केवल तब तक, और जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी उसके बाद यहाँ मुझे कोई नहीं चाहिए। एक तो वैसे ही यह मत पहनो वह मत पहनो, कहाँ जा रही हो तो मुझे चैन से रहने भी नहीं देते। पवन उसकी बात अनसुनी करता हुआ बाहर चला गया और बाहर जाकर बोला, मेरी माँ के लिए खाना बना दो और खाने में कुछ हल्का फुल्का सा ही बनाना, और उसके बाद माँ को दोपहर की दवाइयाँ भी दे देना। जी अभी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप माँ की दवाइयों का। मैं अब ऑफिस के लिए चलता हूँ। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन तो निधि ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर से निधि का मुंह बन गया और जैसे तैसे हर दिन उसका यही ड्रामा रहता। अब तो वह अपने सास ससुर पर ही पूरा ध्यान दे रही थी। ससुर के सामने वह फिर भी चुप रहा करती थी, लेकिन अपनी सास की तो वह सुनती ही नहीं थी। जैसे तैसे उन बेचारियों ने इसे झिक झिक कर कर यहाँ पर 7 दिन काटे और अब जब वह डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने पवन से कहा कि पहले उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करना होगा, उसके बाद ही वे कुछ बता पाएंगे। इस बारे में अपनी सास के साथ की गई निधि के भाई की जानकारी भी थी और इसी कारण अस्पताल में जितना भी खर्चा हुआ, निधि की नजरें बस उसी खर्चे पर गड़ी हुई थी। पहले तो वह एक्स्ट्रा करवाने के लिए गया, उसके बाद उसने डॉक्टर को दिखाया और फिर डॉक्टर की फीस दी। फिर डॉक्टर ने जो दवाइयाँ अपने ही पास के ही मेडिकल स्टोर से दी थी, वे गोलियाँ और जो गोलियाँ वहाँ पर उपलब्ध नहीं थीं, वह दवाइयाँ भी उसने बाहर से खरीदी। पवन की जेब से निकलते हुए एक एक पैसे को देखकर निधि का गुस्सा 7वें आसमान पर जा रहा था। घर पहुँचते पहुँचते निधि गुस्से में लाल हो गई और अपने पति पवन को दुनिया भर की बातें सुनाने लगी। कहने लगी कि पवन, तुम्हारे पास मुझे नए कपड़े दिलाने के लिए तो पैसे नहीं थे और अब अपनी माँ के ऊपर खर्चे करने के लिए, अपने पैसे उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत है। तुम्हारे पास अब पैसे कहाँ से आ गए बताओ मुझे। मैं तो किसी चीज़ के लिए तुमसे पूछूं तो मुझे फट से मना कर देते हो, लेकिन अब इस बारे में क्या कहना चाहोगे। इस पर पवन अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करने लगा और कहा, निधि, तुम्हें अपने शौक के लिए कपड़े खरीदने थे, बाकी तुम्हारे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है।
तुम्हारे पास हर तरह के कपड़े हैं, मॉडर्न भी और ट्रेडिशनल भी, और बहुत सारे कपड़े हैं। कई साड़ियाँ तो तुमने 2-2, 3-3 बार से ज्यादा पहनी ही नहीं है। उन्हें रखे रखे क्या करोगी, और सबको पहनकर ही फाड़ दो, या अपने शौक के चक्कर में तुम्हें अभी भी अलमारी छोटी लगने लगेगी। और इधर माँ के पैर के लिए जो पैसे खर्च किए हैं वह जरूरी थे। वहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। माँ को इस बारे में प्लीज कुछ मत बताना, क्योंकि मैंने मम्मी पापा को बता रखा है कि निधि कितनी ज्यादा समझदार है। मैंने उन्हें बताया है कि निधि बहुत समझदार है। अगर वह तुम्हारी यह सब बातें सुनेंगे तो खामखा वे लोग गुस्सा हो जाएंगे। इसीलिए मेहरबानी करके तुम अपना मुंह बंद रखो। माँ को दवाई दिलाना जरूरी था और अपने शौक मौज बाद में पूरी करती रहना। 5 साल से तुम्हारा शौक ही पूरा करने में लगा रहा हूँ। इतने कपड़े हर महीने ले आती हो, फिर भी तुम्हारे पास कपड़े नहीं रहते। कभी कपड़े नहीं, कभी जूते नहीं, कभी सैंडल, कभी चूड़ियाँ। तुम्हारे तो इतने सारे खर्चे हैं, बस शौक शौक में ही मेरी आधी सैलरी उड़ा देती हो। और मैंने अपनी माँ के ऊपर जरा सा क्या खर्च कर दिया, तुम्हें दर्द होने लगा। मेहरबानी करके अपना मुंह बंद करो और चुपचाप करके अपना काम कर लो, वरना इस मंथ के साथ साथ आने वाले 6 महीने तक एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिलवाऊंगा और ना ही तुम्हें कोई और शॉपिंग करवाऊंगा। इतना कहकर पवन वहाँ से चला गया और निधि वहीं खड़ी खड़ी उसे जाते हुए घूरती रही। अब उसने देखा अपने सास ससुर को अपने घर में रहना अब उसे बहुत खल रहा था। अब निधि अपनी मनमर्जी पर आ गई। वह पवन के सामने तो भी थोड़ी बहुत अपने सास ससुर की इज्जत कर लिया करती थी और उसके निकलते ही उन दोनों को कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती थी। घर में उसे जैसे रहना होता वह वैसे ही रहा करती। क्या छोटे मोटे ताने सुनाना हो या कोई और बात, यह सब कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसीलिए सब बातों पर उन दोनों ने भी उसे कुछ नहीं कहा। केवल इतना ही कहा कि बहू, तुम हमें फालतू की बातें मत सुनाओ। और जहाँ तक बात रही हमारे यहाँ रहने की, तो हम कोई शौक से नहीं रह रहे हैं। एक बार तुम्हारी सास का पैर ठीक हो जाए तो उसके बाद हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। बस कुछ दिन की बात और है। और जहाँ तक बात रही हमारे किसी भी खर्च की, तो तुम परेशान मत हो। जितना खर्च तुम हमारे ऊपर करोगी उतना ही तुम्हारा खर्चा हम पूरा देकर जाएंगे। यह सुनकर बहू चुपचाप चली गई। लेकिन दोपहर में पूरे घर में वह शॉर्ट्स पहनकर घूमने लगी और वह इतनी छोटी भी नहीं थी। और ऊपर से उसके ससुर राजकुमार जी जो कि गांव से आए थे। गांव में तो कोई बच्चा ऐसे कपड़े नहीं पहन करके घूमता और बहुएं तो बहुत ही अदब से रहती हैं। और फिर निधि भी आखिरकार गांव की ही थी, तो ऐसे में निधि को ऐसे कपड़ों में देखकर उन्हें थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन वह अपनी बहू से इस बारे में क्या ही कहते। वे खुद ही उठकर हॉल में से चले गए और अपने कमरे में जाकर के बैठ गए। जाकर उन्होंने अपनी पत्नी सारिका जी को समझाया कि सारिका, तुम जाओ और जाकर अपनी प्यारी बहुरानी को समझा दो कि जरा तमीज के कपड़े पहना करे। बड़े छोटे की कोई शर्म लिहाज होती है कि नहीं, या बस कुछ भी पहने और मुंह उठा करके चल दिए। मुझे तो बहू से कुछ कहना ठीक नहीं लगा, लेकिन तुम तो उसकी सास हो, जाकर उसे समझाओ कि बस 4-6 दिन की ही बात पड़ेगी। ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही है, इसको शर्म नहीं आ रही। यही सब लोग बैठे हैं। सारिका जी ने उनकी बात सुनी और फिर अपने कमरे का दरवाज़ा लगा दिया। जी आपने गौर नहीं किया शायद, जिस दिन हम आए थे उस दिन भी बहू ने कुछ इसी तरह का पहन रखा था, लेकिन आज तो उसने और भी ज़्यादा छोटे कपड़े पहन रखे हैं। और फिर भी उसे अपनी हरकत पर ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। अब उसके कपड़ों को देख देख कर सारिका जी को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहती क्या। अब वह अपने कमरे में चले गए और दोनों पति पत्नी पहले आप करते हुए रह गए। इन्हें
अपनी बहू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सकते थे। उन्होंने इस बात को नजरअंदाज करने का सोचा और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उनकी बहू ने शाम होते होते उनके सामने और मॉडर्न बनकर दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अपनी बहू को इस हाल में देखकर दोनों सास ससुर को तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जब अगले दिन भी बहू ने ऐसा ही किया तो मजबूरन राजकुमार जी ने अपनी बहू से कह दिया कि बेटा, तुम्हें ढंग के कपड़े पहनने नहीं आते क्या, या फिर बड़े छोटों का लिहाज करना नहीं आता। हम मानते हैं कि तुम अपने घर में चाहे जो पहनकर घूमो, क्योंकि मुन्ना अभी छोटा है और फिर पवन तुम्हारा पति है, लेकिन हम तो तुम्हारे सास ससुर हैं ना। कम से कम थोड़ा तो लिहाज रखो। अपने ससुर की यह बात सुनकर बहू ने उन्हें सुना दिया कि मेरा जो भी जैसा भी मन में आएगा मैं वैसे कपड़े पहन कर रहूंगी। आप होते कौन है मुझे बताने वाले कि मैं कैसे कपड़े पहनूं? और हाँ, जहाँ तक बात रही आपके यहाँ रहने की, तो आप मेहमान हैं, मेहमान की तरह रहिए। मेरे जो मन में आएगा मैं वह पहनकर यहाँ घूमूंगी। यह मेरे पति का घर है और मेरा शरीर मेरे कपड़े। मैं चाहे जैसे भी कपड़े पहनूं, चाहे जितना शरीर दिखाऊं, आपको क्या फर्क पड़ता है? तब बहू की आवाज सुनकर राजकुमार जी को बहुत गुस्सा आया। उनका मन किया कि वह आज की ही ट्रेन से वापस अपने गांव चले जाएं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी उनकी पत्नी की हालत ऐसी नहीं है कि वह यहाँ से जा सकें, वरना तो अपनी बहू को सबक सिखा देते। वह एक बार जो यहाँ से जाते तो दोबारा यहाँ आते भी नहीं। उनको किस चीज़ की कमी है? छोटा बेटा है अभी तो वहाँ गांव में, जिसके सहारे वह अपना जीवन काट सकते हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से बात करने का सोचा और अपनी पत्नी से ये बात की तो सारिका जी पहले तो मना करने लगी, लेकिन फिर राजकुमार जी ने कहा कि अपने बेटे की नज़रों में सच्चाई लाना तो बहुत ही ज़रूरी है ना। उसे भी तो पता चले कि उसकी पत्नी कैसी हरकतें करती है। अरे कम से कम थोड़ा तो लिहाज रखना चाहिए। यह लड़की हमारे सामने बच्ची थी और अब ज़रा बड़ी क्या हो गई, इतनी जुबान लड़ाने लगी है। और कपड़े, आज तक इसने गांव में कभी ऐसे कपड़े देखे भी थे जो यह यहाँ आकर ज़्यादा शहर वाली बन रही है। कम से कम इंसान को अपना पुराना समय तो नहीं भूलना चाहिए ना। अब उन दोनों ने निश्चय किया कि वह अपने बेटे से शाम को बात करेंगे और उसे समझाएंगे कि वह बहू से बात करके थोड़ी अकल दे। शाम को जब पवन घर आया तो उससे पहले निधि ने ही खुद ही उससे शिकायत कर दी कि तुम्हारे पापा घर में ऐसे ही घूमते रहते हैं। उल्टा उसने अपने ससुर के खिलाफ ही जाने क्या क्या पवन को कह दिया। अब पवन अपनी पत्नी की बातों में एकदम से कैसे आ जाता। उस दिन तो पवन ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही वह घर आया तो उसके माता पिता ने उसे उसकी पत्नी के बारे में कहा। तो उसकी बात पर पवन ने अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुम घर में शॉर्ट्स पहनकर घूम रही थी? तो उसने साफ मना कर दिया और बोली कि पवन, तुमने तो मना किया था ना कि जब तक मम्मी पापा आए हुए हैं तो ऐसे कपड़े मत पहनना। तो फिर मैं ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूमूंगी, तुम ही बताओ। बल्कि मैं तो तुम्हें फोन पर बता रही थी ना, उल्टा तुम्हारे पापा ही पता नहीं कैसे घूमते रहते हैं घर में। अरे यह तो सोचना चाहिए ना कि घर में बहू बेटी है तो थोड़ा तरीके से रहें। बस नहा धोकर निकलेंगे और यूं ही पूरे घर में घूमते रहेंगे। अरे कुछ नहीं तो हल्की फुल्की सी टी शर्ट ही डाल लिया करें, लुंगी वगैरह बांध सकते हैं ना, लेकिन नहीं, ऐसे ही घूमते रहेंगे। बिल्कुल तमीज नहीं है रहने की। अब पवन किसकी बातों पर यकीन करता। दोनों ने ही एक दूसरे पर तमीज के कपड़े ना पहनने का इल्जाम लगा दिया था और फिर रिश्तों के बीच में पवन बुरी तरह फंस गया। उसके लिए तो दोनों ही रिश्ते बहुत जरूरी थे, दोनों का ही उसकी जिंदगी में होना तो बहुत जरूरी है ना। इसीलिए पवन अब दोनों में से किसकी बात पर यकीन करता।
अगले दिन जैसे ही राजकुमार जी नहाकर निकले तो तौलिया लपेटकर घूमते हुए राजकुमार जी की फोटो खींचकर उसने अपने पति को भेज दी और बोली, देखो तुम्हारे पापा बिना कपड़ा पहने तौलिए को लपेट कर ही घूमते रहते हैं। शाम को जब पवन आया तो उसने अपने पापा से बात की और कहा कि पापा आप थोड़ा तरीके से रहा करिए, घर में आपकी बहू रह रही है तो अच्छा नहीं लगता ना, आप थोड़ा सही से कपड़े पहनकर रहा कीजिए, उसे कंफर्टेबल नहीं लगता। पवन की यह बात और यह आवाज सुनकर राजकुमार जी को बहुत अजीब लगा और वह बोले, लेकिन बेटा मैं तो बहुत ही तरीके से रहता हूँ और इतना तो मैं भी कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ, मैं भी समझता हूँ और कोई पागल इंसान तो नहीं हूँ मैं। मुझे दिखाई देता है कि घर में बहू बेटी है और बहू बेटियों के साथ में इंसान को कैसे रहना चाहिए वह भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। अपनी मर्यादाएं भूलना मुझे बिल्कुल नहीं आया है और अगर इतनी ही परेशानी है तो साफ साफ कह दो, तुम्हारी माँ का इलाज मैं गांव से भी करवा सकता हूँ। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि तुम्हारी यह बात समझ नहीं रहा हूँ कि तुम यह सब क्यों कह रहे हो। गुस्से में राजकुमार जी खाना खाते हुए उठ गए तो पवन ने अपने पापा को कहा कि पापा मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बस आपको निधि का नजरिया समझाना चाह रहा था, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। इधर उसकी पत्नी निधि हर रोज अपनी सास ससुर के आगे ज्यादा मॉडर्निटी का दिखावा करती। शॉर्ट्स पहनना तो अब तक फिर भी ठीक था, अब वह टॉप भी स्लीवलेस और बैकलेस पहनने लगी। यह सब देखकर उसके सास ससुर को अच्छा नहीं लगता था और एक दिन उसने अपनी सारी सहेलियां घर पर बुलाईं और उन सब ने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे और उसके साथ बैठ कर के उनकी बहू ने ड्रिंक भी की। यह सब देखकर तो उनकी बर्दाश्त की हद पार हो गई और उन्होंने अपने बेटे को कहा कि वह अगर ऐसी ही बीवी को सर पर चढ़ाता रहा तो एक दिन बहुत पछताएगा। अब पवन दोनों के बीच फंस गया था। पवन ने अपनी पत्नी से बात करने के लिए कहा और इधर उसके माँ बाप जो कि यह सब देख देख कर बहुत ऊब चुके थे और अपने लिए उल्टी सीधी बातें सुनकर तो उनका जी पूरी तरह से भर चुका था। अब वह यहाँ रहना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि वह तुरंत घर पहुँचे और अपने घर आने के बारे में निधि को कुछ न बताए। उसने ऐसा ही किया और वह तुरंत ही घर आ गया। जब पवन घर आया तो उसने देखा कि निधि अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ बैठकर पार्टी कर रही थी। वह बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर बैठी हुई थी और साथ ही सब लोगों के साथ मिलकर ड्रिंक भी कर रही थी। यह सब देखकर पवन को भी बहुत गुस्सा आया था क्योंकि पवन ने उसे पूरी आज़ादी दी थी, लेकिन यह सब उसे भी पसंद नहीं था क्योंकि वह खुद भी इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता था। अपनी बीवी को ऐसे देखकर पवन को बहुत गुस्सा आया। पवन बहुत तेज आवाज में चिल्लाया, निधि यह तुम क्या कर रही हो? पवन को अचानक घर पर आया देख निधि थोड़ी चौंक गई क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि पवन अचानक से घर पर आ जाएगा और पवन भी उसे अपने माँ बाप के सामने ऐसे देखकर बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि अब आप सब लोग अपने अपने घर जाएं, यह पार्टी फिर किसी दिन होगी, अभी नहीं हो सकती। और वह सब लोग वहाँ से निकल गए। अब वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसे समझ आ गया था कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोल रही थी और उसके माँ बाप उससे सच कह रहे थे। अपने बेटे की आंखें खोलकर दोनों माँ बाप अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगे। उन्होंने अपना सामान पैक किया। छोटे बेटे को वह पहले ही फोन कर चुके थे कि वह इस जगह उन्हें लेने के लिए आ जाए और कुछ समय बाद शाम तक उनका छोटा बेटा उन्हें लेने के लिए आ गया। और आज पवन अपने माँ बाप को रोकता रहा, लेकिन उन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी और अपने घर के लिए निकल पड़े। अपनी बहू की सच्चाई अब उसके आगे ला दी। साथ ही उससे यह भी कहा कि जो औरत आज तेरी खुशी के लिए हमें बर्दाश्त नहीं कर सकती,
वह भला तेरी खुशी के लिए और क्या कर सकती है। और वैसे भी एक बहू का तो फर्ज होता है ना अपने सास ससुर की सेवा करना। अगर हम इससे तेरी शादी करवा देते तो क्या यह हमें तेरे साथ रहने देती? कभी नहीं। और कहीं ना कहीं हमें इस बात का अंदाजा था कि यह लड़की कैसी है और इसीलिए हमने इससे तेरी शादी नहीं कराई। लेकिन तू तो इसके प्यार में अंधा था ना, और इसीलिए तुझे सिर्फ इसका प्यार दिखाई दिया। बचपन से लेकर इतना बड़ा करने तक हमने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुझे हमारा प्यार दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, समय समय की बात है। और जहाँ तक बात रही बहू की, तो हमारा छोटा बेटा हमारे कहे अनुसार ही चलता है और वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जैसे तुमने छोड़ दिया। लेकिन हाँ, अगर यही हाल तुम्हारी इस पत्नी का रहा ना, तो तुम एक दिन अकेले जरूर रह जाओगे, क्योंकि यह तुम्हें अकेले ही रखना चाहती है। इसने आज फिर से हमें तुमसे दूर कर दिया। इसने तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हारे पिता के चरित्र पर उंगली उठा दी, और तुम भी इसकी बातों में आकर अपने पिता से सवाल जवाब करने लगे। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? जब तुम्हारी अड़ोस पड़ोस की भाभी आ जाया करती थी, तब भी तुम्हारे पापा वहां से चले जाया करते थे, क्योंकि वे उनसे मुंह ढक कर रखती थीं। लेकिन तुम्हारी पत्नी, वह तो खुद ही ऐसे कपड़े पहनकर रोज घूमती है। मजबूरी में हम अपने कमरे में घुसकर बैठ जाते हैं और पूरे दिन बाहर नहीं निकलते, ताकि हमें इसे ऐसे रूप में ना देखना पड़े। बाकी सब तेरी मर्जी है बेटा, जो तुझे ठीक लगे तो वह कर। हम तो चले अपने घर। पवन अपनी गलती पर अब बहुत पछता रहा था, लेकिन उसके माँ बाप अपने छोटे बेटे के साथ चले गए और अब कभी भी बड़े बेटे के पास ना आने का निश्चय कर लिया, और उससे कह कर गए कि आज के बाद हम कभी तुम्हारी चौखट पर कदम नहीं रखेंगे। तुम्हारी बीवी अकेले रहना चाहती है तो तुम अकेले ही रहो। यह कहकर वह दोनों वापस अपने गांव छोटे बेटे के साथ चले गए और वहीं पर अच्छे से रहने लगे। 2-4 साल बाद उन्होंने अपने बेटे की भी शादी करा दी, वह भी अच्छी और संस्कारी लड़की से, जो आज भी उन दोनों की सेवा करती है। और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ उसे अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना बहुत अच्छे से आता है। राजकुमार जी और सारिका जी अपने छोटे बेटे और छोटी बहू के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।